दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान-3 की, जिसे अगर ये चांद पर भेजने में पूरी तरह से कामयाब हो गए तो भारत का नाम भी दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में लिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत का यह मिशन फेल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके भारत चांद पर क्या तलाश करना चाहता है, चंद्रयान-3 चांद तक कितने दिनों में पहुंचेगा और क्या वाकई ये मिशन फेल होने जा रहा है। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफा करेगी। हमारी इतनी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि भारत ने चांद पर अपना चंद्रयान मिशन 3 रवाना कर दिया है। याद रहे कि इससे पहले भारत 2 बार अपना मिशन चांद पर भेज चुका है, लेकिन दोनों बार इसे नाकामी ही मिली। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत आखिर इतना पैसा खर्च करके बार बार चांद पर जाने की कोशिश क्यों करता है। आखिर चांद पर ऐसा भी क्या है जिसे तलाश करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी राजी हो जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया के कई जदीद तरीन ममालिक इस वक्त चांद पर अपने मिशन भेज चुके हैं। भारत का मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है ताकि चांद की सतह पर पानी को तलाश किया जा सके। इसी वजह से भारत बार बार इस मिशन को कामयाब बनाने की जुस्तजू में लगा रहता है। अगर ये इस बार कामयाब हो जाता है तो इसे ना सिर्फ खलाई तहकीकात बल्कि दूसरी दुनिया की दरियाफ्त करने में भी काफी मदद मिलेगी। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये मुल्क सिर्फ आटे, दाल और चीनी जैसी चीजों के ही रोने रोता रहता है। और अगर पाकिस्तानी हुकूमत को IMF $1 अरब कर्जे के तौर पर दे दे तो ये हुकूमत भंगड़ा डालने लग जाती है। लेकिन भारत दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी आम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ मौजूद होने के भी काफी ज्यादा इम्कानात हैं। इसके अलावा चांद की सतह पर पानी मिलने से एक नया खलाई स्टेशन भी तामीर किया जा सकेगा और इस तरह चांद से पानी की सप्लाई भी की जा सकेगी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने 2008 में अपना पहला चांद पर जाने वाला मिशन शुरू किया था और अब ये मिशन ठीक 15 साल बाद रवाना किया गया है। इन्होंने अपने पहले मिशन में न सिर्फ चांद की सबसे पहली तफसीली अपडेट दी थी, बल्कि इन्होंने ये भी सबूत के साथ बताया था कि चांद पर सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन भी होता है। इसके बाद भारत की जानिब से 2019 में चंद्रयान-2 के नाम से दूसरा मिशन लॉन्च किया गया, लेकिन ठीक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान कुछ तकनीकी खराबी के बायस इसका रोवर गिरकर तबाह हो गया था, जिस वजह से भारत उस मिशन में कामयाब होते होते नाकाम हो गया। लेकिन चंद्रयान-2 आज भी चांद के मदार में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर तरफ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन दूसरी बार भी फेल हो चुका है। दरअसल हाल ही में मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक पुरस्कार गुंबदनुमा चीज अचानक से नमूदार हुई। ये धात से बनी हुई कोई बहुत ही बड़ी और अजीब चीज थी, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खौफजदा भी हो गए थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की गईं, तो लोग समझने लगे कि शायद ये भारत का चांद पर भेजा जाने वाला चंद्रयान-3 है। जबकि इसी दौरान खलाई माहिरीन के भी कुछ बयानात सामने आए, जिसमें उनका कहना था कि ये चीज किसी खलाई रॉकेट का हिस्सा लग रही है। इसके बाद उस साहिल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और इस पर तरह तरह की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। चंद्रयान-3 इतना भी कमजोर नहीं बनाया गया कि चांद पर जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर जा गिरे। इसे चांद पर भेजने के लिए कई 100 करोड़ खर्च किए गए हैं, लेकिन इस सब के पीछे इनकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भारतीय साइंसदानों की जान इस वक्त सूली पर लटकी हुई है कि आखिर वो अपने इस इतने बड़े और महंगे तरीन प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के इसी मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये इसे चांद पर महफूज लैंडिंग करवाने में कामयाब नहीं होते तो पूरी दुनिया में इनकी काफी बेइज्जती भी होगी। भारतीय लोगों से जब इस पर सवालात किए गए तो इनका कहना था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत अपने इस मिशन में कामयाब जरूर होगा और अगर सेफ लैंडिंग हो गई तो फिर इंडिया का नाम चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे जदीद तरीन ममालिक के साथ लिया जाएगा, क्योंकि 3 मुल्कों के बाद यही चौथा मुल्क होगा जिसने चांद पर सेफ लैंडिंग की होगी और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर चांद के तारीख हिस्से की बात की जाए जहां इस मिशन ने लैंड करना है, तो बाद साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी मखलूक है जो हमारी नजरों से ओझल है। लेकिन इसके सबूत वक्फे वक्फे से सामने आते रहते हैं। जैसा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो उस वक्त इनके साथ 2 और खलाबाज भी थे, जिनमें से एक का नाम बिस डेविड था। और जब ये खलाबाज जमीन पर वापस लौटा तो इसने ऐसा इंकिशाफ किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका कहना था कि जब मैं चांद के तारीक हिस्से की जानिब बढ़ रहा था, उस वक्त एक अजीबो गरीब रोशनी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो रोशनी मुझे वहां लैंड होने से रोकना चाहती है। इसलिए मैं वहां से वापस दूसरे हिस्से में लौट आया।
اس کے علاوہ بھی حال ہی میں ناسا کی جانب سے چاند کے تاریک حصے کی چند ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور ناسا بھی اس بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ ان معلومات کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ زمین کے گرد لو ارتھ آربٹ میں ہیونلی پیلس کے نام سے اپنا خلائی مرکز قائم کرنے کے علاوہ چین اب تک خلا میں کئی انسانی مشن بھی بھیج چکا ہے۔ اگرچہ گزشتہ برس تکنیکی خرابیوں کے باعث چین کا خلائی مرکز بھی تباہ ہو کر زمین پر آ گرا تھا، مگر ابتدائی ناکامیوں کے باوجود بھی چین کے خلائی تسخیر میں عزائم اب تک بلند ہیں، اور گزشتہ ماہ چین نے چاند کے تاریک حصے کی جانب اپنا مشن روانہ کیا جسے چونگ ای 4 کا نام دیا گیا تھا۔ جب چین کی یہ خلائی گاڑی چاند کے مدار میں داخل ہوئی تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے، کیونکہ چاند کے جس حصے پر اس نے لینڈ کرنا تھا وہ زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے زمین سے چاند کے اس حصے تک رابطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے چینی سائنسدانوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا اور چاند کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک مصنوعی مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اس خلائی گاڑی سے رابطہ رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ ابتدا میں اس طریقہ کار میں بھی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، مگر چینی سائنسدانوں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ چین کی اس خلائی گاڑی نے 3 جنوری 2019 کو مقامی وقت کے مطابق 10:26 پر چاند کی جس تاریک سطح پر لینڈ کیا اسے وان کارمان کریٹر کہا جاتا ہے۔ اس خلائی گاڑی نے 1 گھنٹے بعد زمین پر آپریٹر کو چاند کی سطح کی چند واضح تصاویر بھی بھیجی تھی، جبکہ اس کی لانچنگ کے لیے چین نے 3EB راکٹ استعمال کیا تھا۔ انسان کی پہنچ سے دور چاند کی اس تاریک سطح کو فلکیات کی اصطلاح میں کوائٹ پیلس یا خاموش مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ اب تک زمین سے پہنچنے والے سگنلز کی بہتات سے بچا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہاں ریڈیائی لہروں کا شور نہ ہونے کے برابر ہے۔ چینی سائنسدانوں کے مطابق جنوبی قطب یا ایشکن پر واقع جس کریٹر پر اسپیس کرافٹ نے لینڈ کیا ہے وہاں چاند کی اندرونی سطح کا مواد یا مینٹل موجود ہے، جو قدیم زمانے میں کسی سیارچے سے ٹکراؤ یا شدید دھماکے کے باعث باہر آ گیا ہوگا۔ لہٰذا اس مینٹل کا تجزیہ کر کے ماہرین یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ چاند کی اندرونی سطح میں کس طرح کے مادے پائے جاتے ہیں اور اس کی اوپر کی سطح اتنی پتلی کیوں ہے۔ اس کے علاوہ اسپیس کرافٹ میں ایک خاص آلہ ایڈوانسڈ انالائزر بھی لگایا گیا ہے جو سورج سے چاند کی جانب آنے والی مخصوص شعاؤں یا سولر وینڈز کا تجزیہ کرے گا کہ ان سے چاند کی سطح پر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔